हेलो 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 हेलो, क्या हाल है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिवाली की छुट्टियां कैसी रही सभी की? अच्छे से दीपावली बीत गई सबकी? पटाखे वड़ाके जगाए आपने जलाए वगैरह कि नहीं? हाथ हाथ तो नहीं जला? शरीर वरीर सब सुरक्षित है? आप सब सुरक्षित हैं? दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब सुरक्षित है ना? चलो, तो आप सभी को अब अपने ट्रैक पर वापस आ जाने की जरूरत है ना? धीरे धीरे चीजों को ओवरकम करिए। छुट्टियों से आने के बाद एक तो वैसे पढ़ाई करने का मन थोड़ा कम करता है, और अब दीपावली के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर बोर्ड्स वगैरह के लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा नीट और जेई देने वाला है, अब जेई वालों का तो फॉर्म भी आ गया है, जेई मेंस का फॉर्म भी आ गया और आप लोग फॉर्म भर भी रहे हैं, तो अब जेई मेंस वालों का तो उल्टी गिनती चालू हो गई है। नीट वाले बच्चे भी तैयार रहे, एक दो महीने बाद उनका भी मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक उनका भी फॉर्म आ ही जाता है, तो वो बच्चे भी तैयार रहेंगे, है ना? तो अब उल्टी गिनती आपकी चालू हो रही है? तो अब दीपावली के बाद जो आपका ट्रैक होना चाहिए वो थोड़ा सा बढ़िया हो जाना चाहिए, आप अपने पेस पर वापस आ जाने चाहिए और एक दो घंटे पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो, आवाज सब आ रही है? बढ़िया क्लियर है क्या? जरा देख के बताओ मुझे। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जरा बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? आज मंडे है और आज से फिर से हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो चालू हो गई हैं। ठीक है बेटा? और क्लास 10th वालों के लिए भी हम लोग कुछ लेकर आएंगे, वो आपको आगे बता दिया जाएगा बोर्ड्स वगैरह के लिए। फिलहाल आज की क्लास को हम लोग चालू करते हैं। लेक्चर नंबर 14 आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? हेलो, हाय। ठीक है, कुसुम जी आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, अच्छी बात है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहे हैं। हेलो कुसुम जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर बच्चों। और जो आज हमको इस लेक्चर में डील करना है वो दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। एक है फैक्टर लेवल मेथड और जो दूसरा डिस्कस करना है बच्चों वो है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यानी कि पीओएसी। तो ये दो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस वैरायटी के साथ आ सकते हैं आपके जेईई मेंस एडवांस नीट में। उन चीजों को आज हम लोग इस लेक्चर में पूरी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो आज हमको सीखना है प्यारे बच्चों वो है फैक्टर लेवल मेथड। तो फैक्टर लेवल मेथड क्या होता है इस चीज को समझिएगा। अभी तक पिछले क्लासेस में मैंने आपसे सीक्वेंशियल रिएक्शन तक का डिस्कशन करा दिया था। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती थी मास्टर? जो एक के बाद एक लगातार स्टेप होती थी, मतलब एक ही रिएक्शन में आपके 2 से 3 या फिर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे। 2 स्टेप हो सकते हैं, 3, मतलब रिएक्शन एक स्टेप में नहीं पूरी हो रही थी, उसके लिए 2 स्टेप या 3 स्टेप या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो रही थी। उसमें एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वही प्रोडक्ट अगले स्टेप का क्या हो जाता था? रिएक्टेंट हो जाता था। तो हम लोग इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते थे बच्चों? सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते थे। उन्हीं सीक्वेंशियल रिएक्शन को सॉल्व करने का एक और तरीका बताया गया है जिसको बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। फैक्टर लेवल मेथड क्या है वो आप क्वेश्चन से बेहतर समझ पाएंगे, तो आइए इसकी अप्रोच को समझाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपके सामने दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए फैक्टर लेवल मेथड सजेस्टेड है। तो आपके सामने एक सीक्वेंशियल रिएक्शन रखी है जो कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है? 3 स्टेप्स में। देखिएगा, 2 फ्लोरीन प्लस 4 NaOH से 4 NaF प्लस 2 H2O प्लस O2 बन रहा है, ये पहली स्टेप है। सेकेंड स्टेप 2 कार्बन प्लस O2 से 2 CO बन रहा है। थर्ड स्टेप निकेल प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड से NiCO4 बन रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब आपको ये 3 स्टेप दे रखी है। अब आपसे कह रहा है कि इफ 7.6 ग्राम ऑफ F2 कितना दिया है? 7.6 ग्राम, मतलब पहले स्टेप का जो रिएक्टेंट है उसका ग्राम दे रखा है। तो अगर उसका वेट दे रखा है तो आप उसका मोल निकाल सकते हैं क्या? इसका मतलब मुझे पहले स्टेप में जो फ्लोरीन दे रखा है उसका वेट दिया है तो मैं उसका मोल निकाल सकता हूं। अच्छा मास्टर, और क्या किया जा सकता है? एंड 20 ग्राम ऑफ NaOH, पहले ही स्टेप का एक और रिएक्टेंट है NaOH, उसका भी वेट दे रखा है, उसका भी मोल हम लोग निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है रिएक्ट इनिशियली देन कैलकुलेट द मास ऑफ NiCO4 प्रोड्यूस्ड। अब देखो आपको इसका वेट और इसका वेट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो NiCO4 जो थर्ड स्टेप का प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो ये कहानी तो हम लोग ने सीक्वेंशियल रिएक्शन में पहले ही कर रखी है। कैसे कर रखी है उसको आपको मैं डायरेक्ट वर्बली बता देता हूं। आपको सारी रिएक्शंस किसमें दे रखी हैं? बैलेंस्ड है सारी रिएक्शन। अगर सारी रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसका वेट दिया है, इसका मोल निकाल लीजिए, इसका वेट दिया है, इसका मोल निकाल लीजिए। अब दोनों में से एक को लिमिटिंग मान लीजिए भैया, दोनों में से कोई लिमिटिंग होगा, अगर जो लिमिटिंग होगा उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए पहले स्टेप में ये जो O2 है वही सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट O2 है वही सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट है।
तो यहां पर O2 का जो मोल आएगा वो मोल आप यहां पर रख दीजिए, उससे CO का मोल आ जाएगा। अब जो CO का मोल आएगा उसको उठा के आप यहां पर रख दीजिए, आपको NiCO4 का मोल पता चल जाएगा। NiCO4 का मोल पता चल गया तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, NiCO4 का रिक्वायर्ड वेट आ जाएगा। सॉरी, तो आप सीक्वेंशियल रिएक्शन के मोल वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टर लेवल मेथड क्या है? ये एक डिफरेंट तरीका है इसी चीज को सॉल्व करने का। कैसे करते हैं समझिएगा जरा, प्यारे बच्चों समझिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे इस केस में अगर आप यहां पर देखें फ्लोरीन का आपको मास दे रखा है 7.6 ग्राम। तो देखिएगा जरा, हम क्या फ्लोरीन का मोल निकाल सकते हैं? क्या फ्लोरीन का मोल निकाला जा सकता है? कितना आएगा? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसको 38 से डिवाइड कर दीजिए। आप मास इसका निकालिए जरा, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट कर लिया जाएगा, कैलकुलेटर निकाल लो भैया। देखो तो 7.6 को डिवाइड कर दीजिए 38 से, कितना आंसर आ जा रहा है? 0.2। तो कितना मोल निकल के आ गया? 0.2। अब देखो फ्लोरीन का मोल आपको पता चल गया है। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, यहां पर जो आपने फ्लोरीन का मोल निकाला उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने गिवन वेट को रखा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट को मिल गया 38। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसमें होता है? ग्राम पर मोल्स में होता है क्या? अरे भैया यूनिट को समझिएगा, ऊपर वाला ग्राम में होता है, नीचे वाला ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 7.6 ग्राम, इसको एक जगह रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा भाई इसको 1 लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाइड बाई 1। अरे कुछ नहीं, 1/38। देखो ऐसे लिख सकते हैं। अरे यार इसको हटा दिया, 1/38 कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो ग्राम यहां है, इसको ग्राम और पर मोल, मतलब मोल इसके नीचे है तो मोल इसके नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या? देखो भैया ग्राम पर मोल है ना, तो मोल नीचे है, ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये क्या जाएगा? ऊपर हम लोग लिख सकते हैं मोल। अब देखो ये आपको पूरी कहानी, इसी चीज को लिखने का एक डिफरेंट टेक्निक मैंने आपको बताया। ये जो आप ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर मोल लिख रहे थे, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/38, 1 के ऊपर मोल और नीचे ग्राम, ग्राम से कट जाएगा तो मोल आ जाता है। ऐसे ही तुम लोग मोल निकालते हैं। तो ये एक टेक्निक है। अब देखो फैक्टर लेवल मेथड में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना, देखना। सबसे पहले कितना मोल फ्लोरीन का निकल के आ गया? 0.2। सिमिलरली मोल ऑफ NaOH आप लोग निकाल लीजिए। मोल ऑफ NaOH, मास आपको दिया हुआ है NaOH का 20 ग्राम, और मास आपको क्वेश्चन में गिवन था बेटा, देखना मास आपको दिया हुआ था 20 ग्राम। ठीक है, देखो इधर 20 ग्राम को 40 से डिवाइड कर दो, ये कितना जाएगा? 0.5। तो मोल ऑफ NaOH आ गया, मोल ऑफ F2 आ गया। अब आपको रिएक्शन पहली वाली दे रखी है, क्या रिएक्शन दे रखी है? देखो बेटा फ्लोरीन का आपको मोल निकल के आ गया, NaOH का मोल निकल के आ गया। आपको ये रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट स्टेप वाली। इसमें इनिशियल मोल्स आपके फ्लोरीन के आ गए 0.2 और NaOH के कितने आ गए? 0.50। अब अगर आपको ये दोनों के इनिशियल मोल्स पता चल गए तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका पता है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? देखो इसके 0 पॉइंट, देखो इसके 2 से कितना बनता है? इसका 4, इसका मतलब इसके 1 से इसका 2 बनेगा। अरे भाई 2 से 4 मतलब डबल बन रहा है ना, जितना फ्लोरीन उसके डबल NaOH चाहिए आपको कंज्यूम करने के लिए। तो अगर इसका 0.20 है तो NaOH कितना कंज्यूम होगा? उसका डबल मतलब 0.40। तो ध्यान से समझो, आपको आपके पास इनिशियली ये 0.20 था, तो ये कितना खत्म हो पाएगा, कितना कंज्यूम हो पाएगा? 0.40। तो बच कितना जाएगा? 0.10 बच जाएगा। इसका मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग है, और ये बच जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा हमारा? यही क्या हो जाएगा? LR। और ये क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्या कहानी आपको समझ में आई? ये कम था तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एक्सेस। तो हमारी रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी? फ्लोरीन का। इसका मतलब अगर हमको जो भी मास वगैरह निकालने, जो भी रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट बताना है, उसका वेट कितना आएगा, मोल कितना आएगा, वो किसके हिसाब से चलेगा? फ्लोरीन के हिसाब से। तो आओ पूरे रिएक्शन के सीक्वेंस को एक एक करके लिखते हैं। देखो बेटा ये कहानी पहले तुमको समझ में आई कि नहीं? ये जो लिखने का तरीका है मोल, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कर ले जाएंगे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीज समझ में आ गया? आओ अब एक एक स्टेप फैक्टर लेवल मेथड से इस चीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप ध्यान से समझिएगा, क्या है? फ्लोरीन प्लस NaOH से NaF प्लस H2O प्लस O2। अब देखो ये O2 यूटिलाइज हो रहा है दूसरी रिएक्शन में, तो सबसे पहले मैं पहली रिएक्शन के लिए लिखता हूं, पहले स्टेप के लिए। देखना इधर कैसे लिखूंगा, यहां पर लिखिए। सबसे पहले मोल, किसका मोल लिखूंगा? फ्लोरीन। देखो पहले स्टेप में कौन कंज्यूम हो रहा है? यहां पर फ्लोरीन का मोल कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में। अरे भाई क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड स्टेप में यूटिलाइज है, इसलिए मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, बाकी सारों को छोड़ दे रहा हूं। मुझे जरूरत ही क्या है इन सब की कहानी की? मुझे ऑक्सीजन लाके सेकंड स्टेप में रखना है ना, इसलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन को थोड़ा सा ध्यान से कंपेयर करिए। कैसे लिखेंगे आप? फ्लोरीन का मोल कितना है?
कैसे निकालेंगे? 7.6 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल डिवाइडेड बाई 38 ग्राम। यही तो ये क्या है आ गया मेरा, फ्लोरीन का मोल आ गया। अब ये फ्लोरीन का मोल है, इसको मल्टीप्लाई करिए। अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना, ये जो फ्लोरीन है, ये 2 मोल फ्लोरीन कितने में कन्वर्ट हो रहा है? 1 मोल O2 में। ध्यान समझिए, 2 मोल फ्लोरीन 1 मोल O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लिखेंगे कैसे? आप जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट है, उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे बन रहा है उसको नीचे लिखेंगे। कैसे? 2 मोल फ्लोरीन से 1 मोल O2 बन रहा है, तो 1 मोल O2 को ऊपर और 2 मोल फ्लोरीन को नीचे। कैसे? देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल O2, ये लिखने का तरीका है, डिवाइडेड बाई 2 मोल फ्लोरीन। अरे भैया बोलो कैसे लिखा मैंने? सबसे पहले तो मैंने क्या लिख लिया प्यारे बच्चों? मोल्स ऑफ फ्लोरीन लिख लिया। उसके बाद मुझे पता था कि 2 मोल फ्लोरीन से 1 मोल O2 बन रहा है, तो जो बन रहा है उसको ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, और जो जिससे बन रहा था उसको किसमें लिखा? डिनोमिनेटर में। देखो तरीका समझ में आ गया? यहां से यहां तक मैंने क्या लिखा है? ये क्या है? मोल है फ्लोरीन का। और ये क्या है? ये जो 2 मोल फ्लोरीन से 1 मोल O2 बन रहा है, मैंने वो लिखा है मल्टीप्लिकेशन में। फैक्टर लेवल मेथड है इसी चीज को इजीली कैलकुलेट करने का। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, पहला स्टेप हमने कहानी पूरा कर लिया, 2 मोल फ्लोरीन से 1 मोल O2 बन रहा है। अब यहां पर सेकंड मोल रिएक्शन में आ जाइए। 1 मोल O2 से कितना मोल CO बन रहा है? 2 मोल। तो देखना ध्यान से, 2 मोल CO बन रहा है कितने से? 1 मोल से। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? 2 मोल CO, नीचे क्या लिखूंगा? 1 मोल O2। बस लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल CO डिवाइडेड बाई 1 मोल O2। बोले भैया बात समझ में आ रहा है क्या? फिर मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड स्टेप की भी कहानी खत्म हो गई हमारी। सेकंड स्टेप हमने लिख लिया, 2 मोल CO को ऊपर, 1 मोल O2 को नीचे। अब थर्ड स्टेप पे आ जाइए। थर्ड स्टेप आपका क्या कह रहा है? देखो CO ही यूटिलाइज हुआ है, तो CO को यहां से उठा लीजिए। 4 मोल CO से क्या बन रहा है? 1 मोल NiCO4। इसका मतलब 1 मोल NiCO4 बन रहा है, वो ऊपर आ जाएगा। किससे बन रहा है? 4 मोल CO से। तो 1 मोल NiCO4 ऊपर, 4 मोल CO नीचे। बस कर दो, 1 मोल NiCO4 डिवाइडेड बाई 4 मोल CO। यही तो होगा, सॉरी, हाँ जी यही होगा क्या? देखो यहां तक की कहानी तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? पहले ये क्या निकल के आया है? ये हमारा निकल के आया मोल ऑफ NiCO4। क्या निकल के आया है? अब ये जो आंसर आएगा वो मोल्स ऑफ NiCO4 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या था? वेट चाहिए था, कितना वेट आएगा NiCO4 का। तो वेट के लिए क्या करेंगे जरा बोलना? 1 मोल में, बोलो, मोल से अगर वेट पर जाना है, मोल से अगर वेट पर जाना है तो क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट का गुणा करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं तो आपको और आसानी से दिखा पाऊंगा। स्मॉल साइज में कर दिया। दिख रहा है क्या सबको प्रॉपरली? यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो हमने क्या किया, पहले मैंने मोल निकाल लिया फ्लोरीन का, फिर मैं कहां पर आ गया? मोल्स ऑफ O2 फॉर्म, कितना मोल O2 बना, फिर मोल्स ऑफ CO फॉर्म, फिर मोल्स ऑफ NiCO फॉर्म। अरे यही तो कर रहा हूं ना प्यारे बच्चों, यही तो कर रहा हूं मैं। तो मैंने एक एक स्टेप की कहानी रख ली। कितना मोल फ्लोरीन बना है, उससे कितना मोल ऑक्सीजन बन जाएगा? मोल्स ऑफ O2 फॉर्म, फिर मोल्स ऑफ CO फॉर्म, फिर मोल्स ऑफ NiCO फॉर्म। अब मोल्स ऑफ NiCO फॉर्म पता चल गया, तो बस 1 मोल के मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दो। अब NiCO4 के 1 मोल का वेट कितना होता है? 1 मोल का वेट अगर आपको दिया हो कहीं, तो दिया नहीं है क्या? तो निकाल लो भैया, निकाल लो। Na का दिया है, CO4 का आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, निकाल लीजिए। देखो NiCO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। NiCO4 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। कैसे निकलेगा? Na का मास प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का मास प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास। निकल का मास कितना है? 58 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन 12 4 जा 48 प्लस 16 4 जा 64। अब ऐड कर दीजिए सबको। 6 4 8 12 8 8 16 16 और 4 20। कैरी 2 6 4 10 10 and 5 15 और 2 70 170। 170 आएगा क्या NiCO4 का मास? ठीक है, कितना आएगा बेटा? 170। तो बस ऊपर रख दीजिए। मैंने सही निकाला है ना? 1 मिनट में वेट चेक कर लेता हूं NiCO4 का। NiCO4 का वेट में 1 मिनट चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, 170 आएगा। वेरी गुड। तो 170 ग्राम, वही मैंने कहा, मैंने सही कैलकुलेट किया कि नहीं? तो 170 ग्राम क्या है? 170 ग्राम NiCO4 डिवाइडेड बाई 1 मोल NiCO4।
देखो प्यारे बच्चों, यही कहानी है हमारी। थोड़ा और उसको कट करता हूं, तुम्हें दिख कम रहा होगा। अब दिखा क्या? अब दिखा प्रॉपर? देखो भैया मैंने क्या किया है, अगर आप ध्यान से समझिए इस स्टेप को, अगर आप समझ लेंगे तो आपको फैक्टर लेवल मेथड आपसे होने लगेगा। फैक्टर लेवल मेथड में कुछ नहीं है, पहले जो भी आपको दिया हुआ है पहला रिएक्टेंट उसका मोल निकाल लो, उसके मोल से सेकंड वाले का मोल निकाल लो, सेकंड वाले से थर्ड वाले का। जैसे क्या किया मैंने, पहले मैंने मोल निकाल लिया फ्लोरीन का, अब मोल्स ऑफ O2 फॉर्म, फिर मोल्स ऑफ CO फॉर्म, फिर मोल्स ऑफ NiCO फॉर्म। अब मोल्स ऑफ NiCO फॉर्म आ गया तो मैंने उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NiCO फॉर्म, बस आपको आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपने जो मोल आ गया उससे मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट का ही तो मल्टीप्लाई किया है तो उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई। आपको बोलो भैया कहानी खत्म हो गई। अब निकाल लो इसका, कैलकुलेट कर लो। अरे आप कहेंगे सर ये सब क्या लिखे हो, ये सब कट जाएगा ना। देखो ये मोल, देखो फ्लोरीन का मोल इधर से मोल गया, ये फ्लोरीन का ही तो था बेटा, ये फ्लोरीन ही था ना। ये देखो ये मोल ये इधर से गया ना, और ये देखो ऑक्सीजन का मोल इधर से चला जाएगा, CO इधर से चला जाएगा, CO देखो CO4 इधर से चला जाएगा, तो सब कट पिट जाएगा, बचेगा क्या? केवल मास बचेगा। कितना मास आएगा मैं आपको आंसर निकाल देता हूं, आप गुणा भाग कर लीजिएगा, 1/4, 170/1, 2/1, 1/2 जो भी है, मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8.5 ग्राम निकल कर आएगा। किसका मास निकल के आएगा? NiCO4 फॉर्म। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ करना ही नहीं है। इसका मोल लिखा, बस इसका मोल लिख दिया मैंने, अब मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। कैसे? आगे इसके 2 मोल से उसका 1 मोल, तो 1 मोल O2 डिवाइडेड बाय 2 मोल F2। फिर अब देखो सेकंड स्टेप में आ जाओ, इसके 1 मोल से उसका 2 मोल बन रहा है तो 2 मोल CO डिवाइडेड बाय 1 मोल O2। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इसके 4 मोल से उसका 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल NiCO4 डिवाइडेड बाय 4 मोल CO। बस वही तो किया था, देखो ना प्यारे बच्चों, वही तो किया था। पहले मोल्स ऑफ F2 लिख लिया, कैसे लिखा वही लिखने का तरीका मैंने आपको पहले समझाया था। 7.6 ग्राम मल्टीप्लाइड 1 मोल F2 डिवाइडेड बाय 38 ग्राम F2। अब बस गुणा भाग करते गया, ये मोल्स ऑफ F2 आ गया, फिर 1 मोल O2 डिवाइडेड बाय 2 मोल F2। अरे पहला स्टेप किया ना मैंने, कितने से? 2 मोल से F2 से 1 मोल O2 बना, तो जो बन रहा है उसको ऊपर, जिससे बन रहा है उसको नीचे। फिर 1 मोल O2 से 2 मोल CO बना, तो जो बन रहा है उसको ऊपर, जो जिससे बन रहा है उसको नीचे, बस ऐसे करता गया। यहां तक क्या आ गया मेरा? मोल्स ऑफ NiCO4 फॉर्म। अब मोल्स आ गया तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? देखो आपको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट निकल के आ जाएगा, जो वेट आया गुणा भाग करने के बाद इतना आ गया। ऐसे ही आपको आंसर निकालना है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलिए ये क्वेश्चन शायद आप समझ गए होंगे, आप लोग कहानी क्लियर है क्या? तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, टेक्निक आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन था बेटा, ये आपका सोल्यूशन है। मोल्स ऑफ F2, फिर मोल्स ऑफ O2 फॉर्म, मोल्स ऑफ CO फॉर्म, मोल्स ऑफ NiCO फॉर्म, और यहां तक आपने जब टोटल कर दिया तो क्या गया? मास ऑफ NiCO4 फॉर्म्ड आ गया। बोलो कहानी क्लियर है? आगे बढ़िए, इस स्लाइड को हटा दे। ठीक ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बेटा? देखो तो तुमको समझ में आ गया, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? फ्लोरीन का कितना मोल है, NaOH का कितना मोल है, उससे लिमिटिंग रीजन निकाल लिया। बस लिमिटिंग रीजन के हिसाब से हमने कहानी का खेला कर दिया, कहानी साफ हो गई, मामला था। ठीक है, तो फ्लोरीन लिमिटिंग रीजन था। इस वाले स्लाइड को भी आप हटा दीजिए। आगे बढ़े, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है। बस वही क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न है। अगर आप सेकंड पिछले वाले क्वेश्चन का अप्रोच समझ गए होंगे तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो फैक्टर लेवल मेथड क्या है, उससे सीक्वेंशियल रिएक्शन को हम लोग और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखो कई बच्चों को सीक्वेंशियल रिएक्शन को मोल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने में आसानी होती है, बहुत अच्छा है, आप उसी से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फैक्टर लेवल मेथड भी आप सीखे रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे ना इससे, तो आपको यही आसान लगने लगेगा। पहली बार देखने में ऐसा हमेशा लगेगा आपको कि फैक्टर लेवल मेथड ज्यादा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको देखिए, 1-2 बार ट्राई करिए, आपको इजी लगने लगेगा, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। ठीक है क्या बच्चों? देखो तो अब कैसे करना है फैक्टर लेवल मेथड, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखना। नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीरीज ऑफ रिएक्शन। आपको दे रखा है कि नाइट्रिक एसिड, ये देखो HNO3, नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए सीरीज ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप को करके नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है।
अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट वेट ऑफ NH3। अच्छा, वेट ऑफ NH3 रिक्वायर्ड। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि NH3 का कितना वेट रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम ऑफ HNO3। अब हमको दे दिया है HNO3 का वेट, हमको दे रखा है नाइट्रिक एसिड का वेट, हमको मतलब प्रोडक्ट का वेट दे रखा है, रिएक्टेंट पूछ रहा है। आसान है, सीक्वेंशियल रिएक्शन से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन की अप्रोच बता देता हूं। इसका मास दिया हुआ है, इसका मोल निकाल लो। इसका मोल आपको पता चल गया तो आप परसेंटेज यील्ड से ये निकाल सकते हैं कि कितना मोल, देखो कितना NO2 रहा होगा। मोल्स ऑफ NO2 पता चल गया तो वही मोल्स ऑफ NO2 यहां से रखकर आप कितना मोल्स, देखिए NO रहा होगा वो निकाल सकते हैं परसेंटेज यील्ड से। फिर उसी कितना मोल NO बना है उससे आप यहां, उसको आप यहां पर रख दीजिए, उससे फिर आप क्या निकाल लेंगे, कितना NH3 रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या। अच्छा, क्वेश्चन में O2 भी एक रिएक्टेंट और है, तो भैया हम ऑक्सीजन की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमको अगर हमारा रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है तो हम एक ही से चीजों के बनने की बात क्यों कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन केवल एक ही चीज है, उसी का डिटेल्स मेंशन है, तो क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है या मान के चल रहा है कि जो सेकंड चीज है वो क्या है, एक्सेस में है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, वो ज्यादा है, या फिर उससे आपको रिएक्शन को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो कम कौन है, जो मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पे NH3 मेंशन्ड है तो वही कम होगा, उसी से आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। चलिए आइए, इसका एक अप्रोच तो ऐसे हो गया मोल वाले कहानी से। इसमें एक और, ये तो मैंने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक की कहानी आपको बता दी। मोल से एक तरीका और है, इसका आप कुछ वेट मान लीजिए या फिर कुछ मोल मान लीजिए, एक्स मोल, उससे आप परसेंटेज निकाल के इसका मोल निकाल लेंगे। फिर वही मोल से आप परसेंटेज निकाल के NO2 का मोल निकाल लेंगे। फिर NO2 से आप परसेंटेज निकाल के इसका मोल निकाल लेंगे। इसका मोल पता चल गया, इसका मास निकाल लीजिए और आपको एक्स, जो भी आपने एक्स मोल डाला था उसकी जो रिएक्शन आएगी, उसका जो इक्वेशन आएगा उसको 1:3:4 के बराबर कर दीजिए। आपका सेकंड स्टेप से भी, सेकंड मेथड से भी आपका मोल वाले स्टेप से आंसर आ जाएगा। तो मैंने मोल के 2 स्टेप्स बता दिए, वर्बली बताए हैं, आप ट्राई करिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। अब हम फैक्टर लेवल मेथड से कर रहे हैं। फैक्टर लेवल मेथड से आपको थोड़ा सा और आसान होते हुए दिखेगा। कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखना 3 स्टेप्स आपके सामने दे रखी हैं। अब फैक्टर लेवल मेथड अगर आप लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फैक्टर लेवल मेथड क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले स्टेप में कौन है, देखो NH3 है तो मैं इसका कुछ x ग्राम मान लेता हूं। कितना ग्राम NH3 मान लेता हूं, x ग्राम। तो देखो मैंने मान लिया लेट NH3 टेकन इज x ग्राम, क्योंकि हमको यही NH3 का मास ही बताना है, इज x ग्राम। तो हमने NH3 को कितना मान लिया, x ग्राम। अब इसका अगर मैं x ग्राम वेट मान लिया तो इसका मोल पता चल सकता है। NH3 का मोल कितना आ जाएगा, तो देखो मोल्स ऑफ, अगर मैंने इसका वेट निकाल लिया तो मोल्स ऑफ NH3 निकाला जा सकता है क्या, मोल्स ऑफ NH3 कितना आएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया आपका NH3 का मोल। अच्छा, सिमिलरली अब अगर आपको NH3 का मोल पता चल गया तो NH3 के मोल से आप किसका मोल निकाल सकते हैं, जो सेकंड स्टेप, जो इसमें प्रोडक्ट है, जो सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, उसका मोल निकाल सकते हैं। तो देखो मोल पता चल गया क्या तुमको NH3 का। देखो अब तुम फैक्टर लेवल मेथड से बस इसको लिखना सीखो। फैक्टर लेवल मेथड से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 17, यहां पे ग्राम और यहां पर मोल। अरे भैया फैक्टर लेवल मेथड में जो आपका पहले रिएक्टेंट का मोल आता है उसको आप ऐसे ही तो लिखते हैं, आप बस गुणा करते जाओ। देखो कैसे लिखोगे, x ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल, 1 मोल कौन, 1 मोल कौन NH3, 1 मोल कौन NH3 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम NH3। बोलो भैया यहां तक की कहानी क्लियर है। ये है, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा मोल्स ऑफ NH3। बोलो कहानी क्लियर है क्या। इसको मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, रिएक्ट से किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ध्यान से देखना। हाँ जी, तो मोल्स ऑफ NH3 आ गया। अब देखो 4 मोल NH3 से, 4 मोल NH3 से 4 मोल NO बनता है, 4 मोल NH3 से 4 मोल NO बनता है। तो आप सीधा लिख दीजिए, जो बन रहा है उसको ऊपर, जिससे बन रहा है उसको नीचे, तो बस लिख दो 4 मोल NO डिवाइडेड बाय 4 मोल NH3, बस यहां पे लिख दो 4 मोल NO डिवाइडेड बाय 4 मोल NH3। बोल भैया ये क्या गया, मोल्स ऑफ NO फॉर्म, क्या गया, मोल्स ऑफ NO फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपने कर लिया है, सॉरी फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली। 4 मोल NH3 लेता हूं तो 4 मोल NO बन जाता है। अब देखो सेकंड स्टेप में 2 मोल NO लेता हूं तो कितना NO2 बनता है, 2 मोल NO2। तो 2 मोल NO2 को बनाने के लिए कितना मोल NO की जरूरत है, 2 मोल। तो 2 मोल NO2 डिवाइडेड बाय 2 मोल NO, मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल क्या NO2, 2 मोल NO2 डिवाइडेड बाय
2 मोल NO। तो ये क्या आ गया, देखो मोल्स ऑफ NH3, ये क्या आ गया मोल्स ऑफ NO फॉर्म, ये क्या आ गया मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म। तो हम कहां तक आ गए हैं, मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म तक आ गए। अब आगे बढ़ो, मोल्स ऑफ NO2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ HNO3। तो 3 मोल NO2 से कितना मोल HNO3 बनता है, 2 मोल HNO3। तो आप कैसे लिखेंगे, 2 मोल HNO3 डिवाइडेड बाय 3 मोल NO2, बस लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल HNO3 डिवाइडेड बाय 3 मोल NO2। देखो बेटा, अब कई बच्चे ऊपर का नीचे लिख देंगे, कैसे आप इस गड़बड़ी को कैसे पकड़ेंगे, देखो NO, यहां पे देखना NO2 से कट रहा है, तो जो कटना चाहिए, अगर कट नहीं रहा है तो इसका मतलब आपने ऊपर नीचे लिख रखा है। NO2 से कट रहा है, देखो यहां पे NO से कट रहा है, दिख रहा है क्या, NH3 से कट रहा है, तो ये सब कटेंगे एक दूसरे में। फैक्टर लेवल मेथड में यही तो कहानी होती है। अब यहां तक मैंने क्या निकाल लिया, देखो यहां पे मोल्स ऑफ NH3 था, मोल्स ऑफ NO फॉर्म आ गया, मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म आ गया, मोल्स ऑफ HNO3 फॉर्म आ गया। क्या ये 3 स्टेप आपका, आप यहां तक पहुंच गए, तो हमने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ NO फॉर्म। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोल्स ऑफ HNO3 फॉर्म नहीं दे रखा है, मास ऑफ HNO3 फॉर्म दे रखा है। तो मास तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर और ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ताकि इसको और अच्छे से लिख सकूं। दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ना, एक्स्ट्रा। चलो देखो, अब यहां तक हमने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ HNO3 फॉर्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, मास से। HNO3 का मास कितना होता है, देखो क्या आपको दे रखा है क्या क्वेश्चन में, कहीं नहीं दे रखा है, तो HNO3 का मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा HNO3 का, निकालिए। हाइड्रोजन का मास प्लस 1 नाइट्रोजन का मास प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास। हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन 16 48। तो 48 एंड 10 58, 58 एंड 4 62 एंड 1 63। तो कितना मास आ जा रहा है, 63 ग्राम। ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 63 ग्राम पर मोल क्या, HNO3 डिवाइडेड बाय 1 मोल HNO। देखो कहानी खत्म हो गई क्या, 1 मोल में। यहां तक तो मैंने निकाल लिया था ना मोल्स ऑफ HNO3 फॉर्म। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मास ऑफ HNO3। तो 1 मोल HNO3 में कितना मास होता है, 63 ग्राम। बस उसको लिखने का तरीका है। क्या आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीजें समझ में आ रही हैं, संतोष भदौरिया जी? संतोष भदौरिया जी, क्या आपको कहानी समझ में आ रही है पूरी? तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए हमने किया क्या है, बहुत आसान था। थोड़ा सा तुमको डिफिकल्टी लग सकती है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। आपको क्या करना है, पहले स्टेप में पहले तो तुमने इसका मास माना, उससे इसका मोल निकाल लिया। तो मोल निकाल लिया, तो ये रहा मोल वाला। कितना मोल आ गया HNO3 का, NH3 का। अगर आपने x ग्राम माना है, वही इधर आ गया। अब एक एक कितना मोल, देखो अब कितना मोल NO बना होगा, इससे कितना मोल बना होगा, तो इसके 4 से इसका 4 बनता है। तो बस हमने लिख दिया, इसके 4 से इसका 4 बनता है। जिससे बनता है वो यहां, जिसका बनता है मतलब प्रोडक्ट वाला ऊपर, रिएक्टेंट वाला नीचे, ऐसे समझ लीजिए। बोले बात समझ में आ गई? तो यहां पे मैंने क्या निकाल लिया, देखो मोल्स ऑफ NO फॉर्म आ गया, फिर मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म, फिर मोल्स ऑफ HNO3 फॉर्म। उसके बाद मास ऑफ HNO3 के लिए मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपको आंसर पता। अब आप ये देखिए, ये सब जो भी आ रहा है, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो ध्यान से समझना, ये क्या गया, मास ऑफ HNO3। मास ऑफ HNO3 आया कितना था, मास ऑफ HNO3 आया कितना था, 1134 ग्राम आया था। क्या ये देखो ना, आपको दिया क्या था, कैलकुलेट द वेट ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम। तो इतना ग्राम HNO3 आ ही रहा था, तो मैंने बराबर कर दिया। मतलब ये जो टोटल गुणा भाग करके आएगा, वो किसके बराबर आएगा, 1 1 3 4 के बराबर आएगा। अब आप यहाँ पे x भी तो है, तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना ग्राम x आ रहा है। बस आप आंसर निकाल लीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि कितना ग्राम x निकल कर आ रहा है, मैं उसका आपको आंसर बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है आंसर। तो लगभग आएगा बच्चों 750 ग्राम। गुणा भाग कर लीजिए, सबसे कर देगा। देखो NH3 इधर से उड़ जाएगा, NO इधर से उड़ जाएगा, NO2 इधर से उड़ जाएगा, ठीक है, HNO3 इधर से उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, केवल मास बचेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो यहां तक की कहानी आपको फैक्टर लेवल मेथड की समझ में आ जानी चाहिए। पहले आप एक का मोल निकाल लीजिए, फिर उससे पहले रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको ऊपर, जो रिएक्टेंट है उसको नीचे। फिर सेकंड स्टेप में आप उसी तरीके से लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप का कहानी आपके सामने लिख रखा है। बोलो प्यारे बच्चों, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है क्या सारे बच्चों को?
फैक्टर लेबल मेथड क्लियर है क्या, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो आप इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको आंसर दिख जाएगा। आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज की क्लास का, वो है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हाँ बच्चों, थोड़ा टफ लग सकता है। देखो ये सारी चीजें जेई मेंस और जेई एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी है। नीट इसमें आ गया, जेई मेंस आ गया, जेई एडवांस आ गया, 11th तो आप मतलब एकदम डेप्थ में चल रहा है ना। और कई बच्चे मान लीजिए जिनको वो 11th 12th के टीचर की वैकेंसी की जो तैयारी करते हैं, अगर वो भी देख रहे हैं तो उनका भी काम हो जाएगा। एकदम टॉप नॉच लेवल की कहानी चल रही है, ठीक है, तुमको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एकदम कंसाइज कंटेंट जो होता है जेई एडवांस लेवल तक का, वहां तक का हम कंटेंट पूरा दे रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड, अब हमारा देखिए जो सीक्वेंशियल रिएक्शन था उसमें बेसिकली 3 काम थे। पहली जो हमारे मल्टी स्टेप रिएक्शन थी, मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमने पहला पढ़ा सीक्वेंशियल रिएक्शन, देन हमने पढ़ा आज फैक्टर लेवल मेथड। अब हम तीसरा इसी में पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली। अब ये जो आपका 2 था, सीक्वेंशियल रिएक्शन और फैक्टर लेवल मेथड, ये दोनों अप्लाई होते हैं बेटा जब आपके जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो, है ना। बैलेंस्ड रिएक्शन पर आप इन चीजों को बेहतर अप्लाई कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन पर भी अप्लाई हो जाता है। यही इसकी खास बात है। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है? चलिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या है, एक बात बताना। जब भी हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन की बात करते हैं बेटा, तो रिएक्टेंट में होता क्या है, पुराने एटम्स जिनका बॉन्ड टूटता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, नए एटम्स जो कि नए बॉन्ड्स के साथ आए हुए बने हुए। तो रिएक्टेंट में एटम्स का बॉन्ड टूटता है, प्रोडक्ट में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यही तो हमारे रिएक्शन में होता है। तो इसका मतलब एटम्स कहीं जा थोड़ी रहे हैं, वो पुराना बॉन्ड तोड़कर एक नया बॉन्ड बना ले रहे हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो आपने पढ़ा था, उसमें हम पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास एक रहता है, कंजर्व्ड रहता है किसी भी रिएक्शन में। वो क्यों रहता है? क्योंकि जो एटम्स थे वो तो वही हैं, बस उन्होंने पुराना बॉन्ड तोड़कर नया बॉन्ड बना लिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी आपको यही कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो कंजर्व्ड रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? कंजर्व्ड रहेंगे। कब? किसी भी रिएक्शन में अगर आपको कोई भी एटम्स का लॉस नहीं दिख रहा है, मतलब एटम्स कंजर्व्ड हैं, तब आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे ही आधारित एक नियम है, जिसमें आप मास के कंजर्व्ड होने की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर एटम्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? तो वहीं से कहीं हमारा ये निकला हुआ एक तरीका है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये क्या कहता है? इट कैन बी अप्लाइड ऑन अनबैलेंस्ड रिएक्शन। सबसे पहली बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन पर भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात, इट इज अप्लाइड टू दैट एलिमेंट विच इज कंजर्व्ड इन द कंप्लीट रिएक्शन। अब देखिए आपके रिएक्शन मान लो एबीसी है, एबीसी 3 रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है उसमें 3 एलिमेंट है, मतलब एक रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट है एबीसी। प्रोडक्ट में भी एबीसी है, मतलब ए भी कंजर्व है, बी भी कंजर्व है, सी भी कंजर्व है। तीनों रिएक्टेंट में भी थे, तीनों प्रोडक्ट में भी थे। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें मौजूद एलिमेंट कंजर्व्ड होते हैं, उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यानी कि पीओएसी लगा सकते हैं। बोले यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अब पीओएसी लगाया कैसे जाता है उसका यहां पे टेक्निक लिखा रखा है। अब ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। होता क्या है, एटॉमिसिटी किसी भी एलिमेंट की, जब आप किसी भी एलिमेंट के लिए पीओएसी लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो उसके एटॉमिसिटी से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? जिस भी कंपाउंड में वो एलिमेंट है उसके कंपाउंड का मोल। बोल बात समझ में आ रही है? अभी इसको करके दिखाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगता है उसको दिखाते हैं आपको। बस ध्यान रखिएगा क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी आप किसी भी रिएक्शन में उस एलिमेंट पर पीओएसी नहीं लगा सकते हैं जो कि कंजर्व्ड ही नहीं है, जो कि रिएक्टेंट में था पर प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, हर उस एटम पर पीओएसी लगाया जा सकता है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, मतलब वो जो एलिमेंट है वो कंजर्व्ड है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। देखिएगा जरा गौर से। कैल्शियम कार्बोनेट है, वो हीट करने पर, ये जो आपको त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, डेल्टा बना हुआ है, ये किसका निशानी है? हीटिंग का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हालांकि जो पीओएसी है वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो बैलेंस और अनबैलेंस्ड किसी में भी लगाया जा सकता है पीओएसी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, देखो क्या कितने एलिमेंट दिख रहे हैं। एक रिएक्टेंट में कैल्शियम है, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। प्रोडक्ट में क्या तीनों दिख रहे हैं? क्या देखिए, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में तीनों एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब तीनों कंजर्व्ड है, तो हम तीन के तीनों पर पीओएसी लगा सकते हैं। हम कैल्शियम के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, हम ऑक्सीजन के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और हम कार्बन के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं
POAC ऑन कैल्शियम। कैल्शियम पर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा के दिखाता हूं, देखना है क्या। कैल्शियम जब रिएक्शन मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी, या फिर कह दें कि रिएक्टेंट में कैल्शियम जो है वो किसमें है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, कैल्शियम ऑक्साइड में। इसका मतलब जो मोल कैल्शियम का CaCO3 में होगा रिएक्शन के पहले, वही मोल कैल्शियम का रिएक्शन के बाद कैल्शियम ऑक्साइड में होगा। क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं? जो मोल कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट में होगा रिएक्शन से पहले, वही मोल कैल्शियम का किसमें होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में होगा रिएक्शन के बाद। अगर आप ये लाइन समझ पा रहे हैं तो आप बहुत ही प्रेम से POAC को लगा सकते हैं। देखिए कैसे करना है आपको, देखिए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम बिफोर रिएक्शन, moles of calcium before reaction is equals to moles of calcium after reaction। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है क्या भैया? अगर मैं किसी भी एटम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में होने की बात कर रहा हूं, मतलब वो एटम कंजर्व्ड है, वो जितना वो अगर रिएक्शन के पहले था तो जितना मोल उसका रिएक्शन के पहले था उतना मोल रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। अब कैल्शियम का मोल रिएक्शन के पहले किसमें था, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो मैं यहां पर लिख दूं क्या, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम, प्रोडक्ट में कौन है कैल्शियम, कैल्शियम किसमें, CO में, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaO। बोलो भैया कैल्शियम ऑक्साइड, बोलो कहानी क्लियर है क्या? मतलब जितने मोल्स कैल्शियम का CaCO3 में था उतने ही मोल्स कैल्शियम का किसमें होगा, CaO में होगा। क्या यहां तक की बात आप क्लियर है क्या, कहानी पकड़ में आ रही है? अब आप इसको लिखेंगे कैसे, देखना गौर से। अब थर्ड स्टेप जो मेरा POAC का सबसे स्मार्ट स्टेप है वो कैसे लिखा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना था, देखो अगर मैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो उसमें 1 मोल कैल्शियम आएगा, 2 मोल लेता हूं तो 2 मोल कैल्शियम, क्योंकि भैया कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में एक ही कैल्शियम है, तो मैं जितना मोल लूंगा उतना ही कैल्शियम आता जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाय, पहला इधर वाला लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैसे लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय, कितना मोल्स होगा कैल्शियम का, एक ही मोल तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट में, 1 मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसको 1 से गुणा करिए, ये आ गया मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। वही तो लिखा हुआ था, एटॉमिसिटी, जिस भी एटम का के लिए POAC लिख रहे हैं, एटॉमिसिटी, कैल्शियम का एटॉमिसिटी क्या है, 1 है, मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ द कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, CaCO3 लिखने का तरीका इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaO। कैल्शियम यहां पर देखो कैल्शियम कितना है, इसमें 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपने क्या लिख दिया बच्चों, ये हमने लिख दिया, देखना ये हमने क्या लिख दिया है बच्चा, ये हमने लिख दिया POAC कंजर्वेशन। एक मिनट थोड़ा सा हो गया, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है बेटा, ये आ गई कहानी। आप थोड़ा ऊपर नीचे है, घबराना नहीं है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका POAC। आपने कैसे लिखा, मोल्स एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड, उधर वाला एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड। कुछ नहीं है यार, जितना मोल रिएक्शन के पहले भी किसी एलिमेंट का था उतना ही मोल उस एलिमेंट का रिएक्शन के बाद भी होगा। अब वो आपको लिखने पहले से ही आता है, इसमें इतना सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। क्या आपने कैल्शियम के लिए लिख लिया, चलिए आइए अगला लिखते हैं कार्बन के लिए। तो हम कर देते हैं POAC ऑफ फॉर कार्बन। भाई कार्बन भी तो रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद है, तो लिख दो कार्बन रिएक्शन के पहले किसमें है, मोल्स ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन इन, देखो रिएक्शन के बाद कार्बन किसमें आ गया था, पहले रिएक्शन के पहले कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में था, रिएक्शन के बाद केवल CO2 में, कैल्शियम में नहीं, CO में नहीं है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ कार्बन इन CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2, बस। अब आप लिख दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कार्बन है, 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ CaCO3, ये आ गया इसका इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है CO2 में, 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ CO2, बस कहानी खत्म हो गई। ये मैंने लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर कार्बन। बोलो बात समझ में आ गई।
अब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑक्सीजन के लिए लिख दीजिए बस, POAC फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन, मतलब किसमें रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन किसमें था? कैल्शियम कार्बोनेट में था, CaCO3 में, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन किसमें था? ऑक्सीजन। ध्यान से समझना, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा, केवल एक में नहीं ऑक्सीजन, इस बार दोनों में है, तो आप दोनों को लिखेंगे। ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देखो छोटे से लिखता हूं ताकि लिखने में आसानी, इज इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इन CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन, बेटा थोड़ा इस राइटिंग पे नहीं जाना है ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। भैया शुरुआत में जो ऑक्सीजन था वो तो CaCO3 में ही था, लेकिन बाद में जो ऑक्सीजन आएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों में, CO और CO2 दोनों में। तो भैया जितना ऑक्सीजन पहले CaCO3 में था वो उतना मोल ऑक्सीजन अब CaO और CO2 दोनों को मिला के होगा, वही लिखा हुआ है। अब बस आप लिख दीजिए फैक्टर, वो प्रिंसिपल ऑफ POAC। तो यहाँ इसके लिए क्या लिखा जाएगा? देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, देखो अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है तो एक मोल में भी, एक मोल CaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 मोल CaCO3 में 2 गुणे 3 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ CaCO, वही तो है। अरे भाई इसको लिखने का तरीका पता है कि नहीं आपको? एटॉमिसिटी, जिस भी एटम का आप POAC लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट में 3, तो 3 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ द कंपाउंड, तो मोल्स ऑफ NaCO3 बस, इज इक्वल टू, यहां पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है? 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, प्लस यहां पे CO2 में ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ CO2। ये हो गया आपका POAC, इसमें क्या बड़ी बात है, हो गया कहानी खत्म, लिख दिया आपने POAC बस। बोलो भैया ये हो गया आपका POAC ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए थोड़ा आप देख लीजिएगा, भैया ऑक्सीजन पहले रिएक्टेंट में 1 ही में था, प्रोडक्ट में 2 में आ गया, इसलिए हमने दोनों के लिए लिख दिया। कैसे लिखते हैं? एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस भी कंपाउंड का आप जिसके लिए आपने देखा है उस कंपाउंड का मोल के साथ, बस हो जाएगा काम। बोलो भैया हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं जरा बताइए, क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन समझ में आ रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन से समझाता हूं, देखिएगा एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, इसमें आप और बेहतर समझ जाएंगे। N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है? NH3। पिछली वाली रिएक्शन तो बैलेंस थी, लेकिन ये वाली रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, जितना एटम लेफ्ट में है उतना एटम राइट में नहीं है। इधर नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2, उधर नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1। तो यहां पर आप मोल से काम नहीं कर सकते। अगर आपको मोल से काम करना होगा तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, लेकिन ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से डायरेक्टली इस पर काम कर सकता हूं। कैसे? देखो यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब जो एलिमेंट रिएक्शन के पहले थे वो एलिमेंट रिएक्शन के बाद भी है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। कैसे लगेगा? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन नाइट्रोजन पर लगाइए। नाइट्रोजन पर लगाएंगे तो क्या आएगा? देखना, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन किसमें रहेगा? इन N2 में था, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन, नाइट्रोजन किसमें आ जाएगा? NH3 में। बस लिख दीजिए। यहां पर कितना, देखो इसका एटॉमिसिटी कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू, इसका एटॉमिसिटी नाइट्रोजन पे, यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ NH3, कहानी खत्म। तो आप देखते चलिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये हो गया POAC नाइट्रोजन के लिए। क्या हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं? क्या हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं प्यारे बच्चों POAC के नहीं लिख सकते हैं? बस लिख के दिखा दो फटाफट। हाइड्रोजन के लिए POAC लिख सकते हो? चलो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए लिख दीजिए भैया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन किसमें था? रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन H2 में था और बाद में NH3 में चला गया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन NH3। बस कहानी खत्म कर दो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स है भैया? पहले देखो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? देखो H2 में 2 है, मल्टीप्लाइड बाई H2 कंपाउंड का मोल
मोल्स ऑफ H2 बस इज इक्वल्स टू, यहां पर NH3 में हाइड्रोजन कितना एटॉमिसिटी है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ द कंपाउंड, मोल्स ऑफ NH3, ये आ गया आपका POAC। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमको करवाना है। बोल भैया यहां तक की कहानी सारे बच्चों को समझ में आ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो, यहां तक की कहानी क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है सबको कि नहीं समझ में आ रही है? बोलिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। पानी पी लेता हूं बेटा थोड़ा। आसान है कि नहीं यार? आसान चीजें हैं, कुछ कोई भी कठिन चीज पढ़ा ही नहीं रहा हूं। फैक्टर लेवल मेथड में घबराना मत, एक बार फिर से वीडियो को देखना, मैंने थोड़ा धीरे धीरे समझाया है आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं फैक्टर लेवल मेथड, ठीक है? चलिए चलिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमने कर लिया, इसको उड़ा देता हूं मैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 ग्राम ऑफ K2CO3, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 69 ग्राम क्या था? K2CO3। कितना ग्राम था? 69 ग्राम। वॉज रिएक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट, मतलब K2CO3 मेरे पास रिएक्टेंट है, वो सीरीज ऑफ रिएक्शन से, मतलब बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन थे, उससे रिएक्ट करके वॉज रिएक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट सो एज टू कन्वर्टेड, मतलब इसमें जितना भी कार्बन था वो किसमें कन्वर्ट, उसमें जो भी रिएजेंट थे उसमें सब में गुणा भाग करके, मतलब रिएक्शन करवाकर जो भी हमारे रिएक्शन थे वो ये प्रोडक्ट आपका बना के फाइनली निकाला है। क्या? K2Zn होल ट्वाइस FeCN6 का होल ट्वाइस। तो हमने बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन को करवाकर ये प्रोडक्ट बनवाया है। अब वो कह रहा है कि जितना भी कार्बन था K2CO3 में वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? इस रिएक्टेंट, ये जो प्रोडक्ट आया उसके कार्बन में, जो CN6 है उसके साइनाइड के CN वाले कार्बन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि इस यहां से यहां में भाई मुझे सीरीज ऑफ रिएक्शन का हर एक स्टेप तो पता ही नहीं है। अगर हर एक स्टेप पता नहीं है तो ना आप सीक्वेंशियल मेथड लगा सकते हैं, ना फैक्टर लेवल मेथड लगा सकते हैं। फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको? बोलो भैया क्या आपको लगाना पड़ेगा? POAC लगाना पड़ेगा। कब? जब आपको उसने कोई भी एटम को कंजर्वेशन का कहानी दे रखा है। देखो क्वेश्चन में आपने आपको छुपा रखा था, उसने बोल रखा है कि ऑल कार्बन, मतलब जितना भी कार्बन है सब इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट में कार्बन कंजर्व है। तो आप रिएक्टेंट उठाइए, प्रोडक्ट उठाइए, दोनों में POAC लगा दीजिए कार्बन का, जो भी आपका बचा खुचा होगा वो डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, क्या दिखा चाह रहा है, देखिएगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चा? देखो अब आगे आपसे पूछ क्या रहा है, इसका मतलब 69 ग्राम K2CO3 उसने लिया, उसको रिएक्ट करवाया सीरीज ऑफ रिएजेंट से, ये बना लिया प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब ये जो बना है इसका कितना वेट आएगा। ठीक है, अब आपको मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। अब देखो आसान है, POAC लगा दो। देखो भैया क्या है, इसमें सीक्वेंशियल मेथड लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, फैक्टर लेवल मेथड लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि कार्बन कंजर्व है तो POAC लगा सकते हैं। POAC कार्बन के लिए अप्लाई कर लीजिए, POAC ऑन कार्बन, देखिए आपकी रिएक्शन है। अब आप कार्बन के लिए POAC लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे कार्बन के लिए POAC? तो आप लिख लीजिए मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन इन, भैया सारे कार्बन इसमें आ चुके हैं तो क्या लिख देंगे, इन K2Zn होल थ्राइस FeCN6 का होल ट्वाइस, इसमें आ गए। देखिए जितना कार्बन K2CO3 में था वो किसमें उठकर आ गया है, इस वाले प्रोडक्ट में। तो आप यहां अब कैसे लिखेंगे, यहां पर कार्बन का, अब देखो लिखते कैसे हैं, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड। इसका एटॉमिसिटी कितना है K2CO3 में कार्बन का 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ द कंपाउंड, मतलब मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू, इसमें यहां पर कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, ध्यान से देखना, CN6 है। CN6 का मतलब कार्बन कितने हो गए 6, और ये पूरा FeCN6 का होल ट्वाइस है, मतलब 6 दूनी 12, तो टोटल कितने, ये पूरा ही 2 गुना है, मतलब यहां से कार्बन 6 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल 12 कार्बन है। तो यहां पर एटॉमिसिटी कितना आ जाएगी कार्बन की, 12 आ जाएगी बच्चा, मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, मोल्स ऑफ K2Zn होल थ्राइस FeCN6 का होल ट्वाइस। बोलो
एटॉमिसिटी मोल्स ऑफ कंपाउंड, एटॉमिसिटी मोल्स ऑफ कंपाउंड, ये मैंने लिख दिया पीओएसी। अब बस इस पे आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं आपको आंसर भी बता देता हूं। देखो ये निकल के आ गया तुम्हारा पीओएसी। अब बस इसी के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप, एक मिनट। ठीक है, ये आपने पीओएसी निकाल रखा है। अब बस इसी को आप, इसी पीओएसी में आप चीजों को रख दीजिए। 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ एंड K2CO3, तो आप निकालिए 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ, कितने मोल्स हैं K2CO3 के, उसके लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। देखो इसका वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट लग दो। 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट है 69 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है क्या आपको क्वेश्चन में, K2CO3 का, K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो भैया, जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालो K2CO3 का। मैं देख के बता देता हूं आपको, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। एक मिनट होल्ड करिए, वैसे निकाल सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बट देख लेता हूं, तुरंत मिल जाएगा तो क्या K2CO3 के मास में क्यों ही जूझना। कहां गया, हाँ जी 138 होता है बेटा, 138, ठीक है। तो 138 होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। चलो तो हमने देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ K2CO3, तो मोल्स कैसे निकलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट है 138, ठीक है, इज इक्वल्स टू कहां गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ ये जो भी आपका कंपाउंड बना है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय जो भी कंपाउंड बना है उसका मोल कैसे निकलेगा, उसका वेट ही तो निकालना था, पता थोड़ी है मुझे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, जो कंपाउंड बना है, मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट इज 698 ग्राम, बस रख दो, बस देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ NO2CO3 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड, बस आपने रख दिया। अब आप इसको गुणा भाग कर दीजिए, देखो ना सब तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेट आपका यहां से निकल के आ जाएगा। क्या वेट आया मैं आपको बताऊं, तो बेटा जो वेट ऑफ कंपाउंड आया वो है 29.08 ग्राम्स। वेट ऑफ द कंपाउंड कितना निकल के आया, तो वेट कितना आ जाएगा किसका, K2Zn होल थ्राइस FeCN6 का होल ट्वाइस, इसका वेट कितना निकल के आ जाएगा बच्चा, 29.08 ग्राम्स लगभग। बस यही तरीका था, कुछ करना ही नहीं था आपको। अगर आपको फैक्टर लेवल मेथड आ रहा है तो आप फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। बोलो भैया, कहानी समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम FeS2 अकॉर्डिंग टू द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो आपसे बोल रहा है कि H2SO4 कितना वेट का, H2SO4 का वेट कितना होगा अगर आपको ये सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है, तो गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन इनिशियली 12 ग्राम ऑफ FeS2 वाज टेकन, इसका इनिशियली 12 ग्राम दे रखा है, तो इसका 12 ग्राम दे रखा है, मतलब मोल पता चल सकता है। अब ध्यान समझिएगा, आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है, तो सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है तो आप सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला कहानी भी कर सकते हैं, मतलब मोल वोल वाला, उसके बाद फैक्टर लेवल मेथड भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों को लगाने के लिए आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा बच्चा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप फाइनल आंसर पर पहुंच पाएंगे। क्या यहां पर रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो आपको पीओएससी कंजर्व करना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, हमको FeS2 से चालू करना है रिएक्शन और कहां तक ले जाना है, H2SO4 से, तो FeS2 से यहां पर क्या बन रहा है, देखो FeO प्लस SO2, तो जो यहां पर सल्फर है FeS2 में, FeS2 का जो सल्फर है बच्चा वो इसमें कहां पर कन्वर्ट हो रहा है, केवल एक ही प्रोडक्ट सल्फर का बन रहा है SO2। अब ये SO2 दूसरी वाली रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट ऑफ सल्फर में बन रहा है, इसमें SO3, फिर वही SO3 डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है H2SO4 वाले सल्फर में। इसका मतलब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो पूरे रिएक्शन में सल्फर कंजर्व्ड है, यहां भी 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 है और यहां भी है। अब यहां पर देखो, यहां पे आयरन तो है, यहां पे आयरन है, लेकिन क्या यहां पे आयरन है, नहीं है। इसका मतलब आयरन के कंजर्वेशन की हम बात ही नहीं कर पाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों, आयरन की कंजर्वेशन की। देखो आयरन को हम कंजर्व करेंगे तो मतलब पीओएसी लगाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, नानी याद आ जाएगी, लेकिन सल्फर आपको मिला है तो आप सल्फर का पीओएसी कंजर्व कराइए। कई बच्चे कहते हैं सर ऑक्सीजन का करवा दीजिए। अब देखो
ऑक्सीजन के लिए हमको कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, अगर ऑक्सीजन के लिए हम लेकर बैठेंगे तो हम ऑक्सीजन के करने में माथा पच्ची कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच पकड़ना है कि आपको पीओएसी लगाना है तो किसके लिए लगाना है, ये आपको पकड़ में आना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिए, तो यहां भी सल्फर यहां भी सल्फर, तो आप सीधा सीधा देखिए ना, FeS2 से सब काट कूट के सीधा H2SO4 बनाया जाए क्या FeS2 से? क्यों? क्योंकि जो भी कन्वर्जन हो रहा है FeS2 से वो सल्फर तो कंजर्व है ना यहां और यहां में। अरे बोलो भैया, यहां और यहां से सल्फर कंजर्व है, तो सल्फर FeS2 से क्या बन रहा है? H2SO4 बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और इसमें हम लोग सल्फर को कंजर्व करवा देते हैं POAC से। तो बस देख लीजिए, लिखिए क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर एटम कंजर्वेशन फॉर सल्फर, तो सल्फर के लिए कंजर्व करवाते हैं। रिएक्शन क्या आएगी देखना, रिएक्शन क्या लिखेगी, हमें FeS2 से क्या बनाना है H2SO4, तो FeS2 से हमको बना देना है H2SO4 बना देना है। बोलो यही तो रिएक्शन है, हमको बैलेंस बैलेंस का टेंशन ही नहीं है। ध्यान समझना, इसका ग्राम, इसका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है 12 ग्राम, तो हम इसका मोल निकाल सकते हैं क्या, मोल निकाल सकते हैं क्या, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट FeS2 का क्या आएगा, कहीं दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कहीं दे रखा है, मैं देख के बता देता हूं, कैलकुलेट करेंगे तो टाइम जाएगा, मैं देख के बताता हूं इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। होल्ड ऑन, 120 है, ओके। तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 120 इसका, ठीक है बच्चा। तो वेट हमारा दे रखा था, हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। H2SO4 बन रहा है, H2SO4 का कितना मोल बनेगा, तो उसके लिए वेट पता होना चाहिए, वेट तो हमें पता ही नहीं, वही तो निकालना है कितना, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो 98। तो ध्यान समझना, हमारी पूरी ओवरऑल रिएक्शन FeS2 से क्या बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, जिसमें सल्फर कंजर्व्ड है। क्या कंजर्व्ड है, सल्फर कंजर्व्ड है। इसीलिए हमने POAC किसके लिए लगाया बच्चा, सल्फर के लिए लगाया। इनिशियल मोल्स कितने हैं भैया, इसके मोल्स हमको पता है, कैसे, वेट दिया था 12 ग्राम, उसको डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल से, ये आ गया इसका मोल। H2SO4 का कितना मोल आएगा, हमको सर उसका वेट ही नहीं पता था, वेट तो हम वेट मान लिया W ग्राम है, वेट मैंने मान लिया W ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया ग्राम पर मोल में। अब ये हमको क्या पता चल गया, दोनों का मोल। अब हम POAC में क्या निकालते हैं, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड। तो FeS2 में सल्फर कंजर्व कर रहे हैं, तो सल्फर का एटॉमिसिटी क्या है, देखो इसमें FeS2 में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो मोल्स ऑफ FeS2 इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, यहां पे कितना सल्फर का एटॉमिसिटी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोल्स ऑफ H2SO4 कर देंगे। यही तो POAC कंजर्व करवा रहे हैं हम। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना मोल है इसका, 12 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ H2SO4, दैट इज W डिवाइडेड बाय 98। अब आप कैलकुलेट कर लो भैया, गुणा भाग कर लो ना, यहां पे क्यों लिखा ही तो वेरिएबल है। अब आप सब मल्टीप्लाई करके देखो कितना W निकल कर आता है, मैं आपको आंसर बता देता हूं कितना ग्राम आ रहा है, वेट कितना ग्राम आ रहा है। तो वेट बेटा जो आपका निकल के आएगा प्यारे बच्चा, वो आ रहा है 19.6 ग्राम, ठीक है। तो आप इसको निकालिए, आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 19.6 ग्राम के आसपास। क्या कहानी समझ में आ रही है, कैसे करना है कि नहीं, वो आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहां तक हमने कर लिया, देखो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने देख लिया कि FeS2 से हम H2SO4 बना रहे हैं, कंजर्व है सल्फर, तो सल्फर के कंजर्वेशन की कहानी कर लिए। फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट लास्ट स्टेप वाला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ गया, क्योंकि भाई सीरीज ऑफ रिएक्शन से मुझे क्या करना है, इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता चल जाए, मैं अपना POC लगा दूंगा। POC मैंने लगाया, POC जैसे लगाया तो मोल्स दोनों के ऊपर निकाल लिए थे, उसमें हमारा वेट आ गया, अननोन वेट, अननोन वेट ही तो पता करना था, अननोन वेट हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड मोल्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड। तो जो मोल्स ऑफ कंपाउंड में वेट अननोन था उसको हमने रखा, तो हमारा अननोन वेट निकल के आ गया 19.6 ग्राम। बोले यहां तक की कहानी क्लियर है सबको बच्चा, यहां तक की कहानी सारे बच्चों को क्लियर है क्या, चलिए ठीक है बेटा। तो आज के लिए यहां तक की कहानी थी, हम एक बार आपको पूरी स्लाइड्स रिवर्स करके दिखा देते हैं। तो हमारा आज का क्लास खत्म हो गया है, मोल कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिया आपसे। देखो बेटा ये था हमारा स्टार्टिंग, फिर हमने देखा क्या क्या पढ़ना है, 2 टॉपिक्स, फिर फैक्टर लेवल मेथड की कहानी बताई आपको, ये क्वेश्चन था उसका, ये मैंने यहां से सोल्यूशन बताना चालू किया, ये उसको पहले वाले का सोल्यूशन था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था, फिर देन हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है वो दिखाया आपको, फिर उस पर उसकी बेस्ड कुछ कहानियां बताई आपको, देन देखिए अलग अलग एटम्स के लिए कंजर्व करके भी दिखाया, ठीक है क्या। फिर हमने सेकंड एक रिएक्शन और देखी, उसके लिए भी एटम कंजर्वेशन सिखाया आपको, उसमें 2 जो डिफरेंट एटम थे दोनों के लिए एटम कंजर्वेशन सिखाया। फिर ये क्वेश्चन था
उसके लिए एटम कंजर्वेशन कैसे लगा वो आपको दिखाया मैंने, उसका सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, उसमें कौन कंजर्व होगा वो आपको बताया, फिर उसका सोल्यूशन। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है? चलिए यहां पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है। ये तो इसका सोल्यूशन ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं ना। ठीक है, चलो बेटा, तो यहां तक का अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो हमारा अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो तैयार रहिए, अगली क्लास मोल कॉन्सेप्ट की आपके कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड होगी। मोलैरिटी मोलैरिटी हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जोश, उत्साह, उम्मीद के साथ लगे रहिए, पक्का सफलता मिलेगी। और टेंशन मुक्त रहो, काम करो, बस धीरे कर पा रहे हो तो भी करो। मेरा कहने का क्या सेंस है, अगर दौड़ पा रहे हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ पा रहे हो तो चलो तो सही, चल भी नहीं पा रहे तो रेंगो, बट कैरी ऑन द प्रोसेस। जो भी आपसे बन पड़ता है आपके काम को करने के लिए करते रहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी द इंप्रूवमेंट विद इन यू। आप देखेंगे सुधार, तो देखेंगे, जरूर देखेगा आपको। ठीक है बच्चा, तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की आज के लेक्चर में। आप सभी ने हमारा यहां तक जो साथ दिया, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ सीखने को मिली होगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए उत्साह बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, फिजिकल को इंप्रूव करने का रामबाण है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी करते रहिए। किताब मैंने आपको बता रखी है, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चलो बेटा, धन्यवाद। किसी का कोई डाउट वाउट तो नहीं है? हम लोग सेशन को बंद कर रहे हैं, चलिए बाय। चलो गुड बाय बेटा, बाय।